तो भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि काटाकुरी को लूफी ने जैसे तैसे अपने न्यू गियर 4 के स्नेक मैन फॉर्म को यूज करके हरा दिया। बट भाई बिग मॉम पायरेट्स अभी भी उनका पीछा कर रही थी, तो जिनबे वहीं सन पायरेट्स के साथ रुक के उनको आगे जाने के लिए बोल देता है। अब उनके साथ वहां पे हुआ क्या ये तो हमको बताया नहीं जाता, बट भाई सांजी की वापस से क्रू में एंट्री हो जाती है जो कि उनके लिए काफी स्वादिष्ट खाना बना के देता है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग अपने होल केक आइलैंड सागा के लास्ट आर्क यानी कि रेवरी आर्क को देखने वाले हैं, जो कि एनिमे के एपिसोड 878 से 889 तक और मांगा के चैप्टर 903 से 908 तक की स्टोरी कवर करता है। दोस्तों लूफी को शिप में एक कैन दिखता है जिसमें नंबर 3 मेंशन था, बट चॉपर जाके उसको बताता है कि ये कोई कैन नहीं है बल्कि ये रे सूट है जिसको सांजी की फैमिली वाले एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे थे। जल्दी वहां पे सांजी आता है और उनसे वो कैन को लेके फेंकने के लिए जाता है और बताता है कि उसको पावरफुल बनने के लिए किसी आलतू फालतू साइंटिफिक गैजेट की जरूरत नहीं है। दोस्तों नामी के पास भी इन सभी के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि उसने यहाँ पे अपने थंडर क्लाउड्स की लालच में ज़ूस को अपने साथ कैप्चर कर लिया था। फिर दोस्तों यहाँ पे न्यूज़पेपर आता है जिसकी फ्रंट पेज की हेडलाइन पे ही लूफी की बड़ी सी फोटो छपी होती है और यहाँ पे हमको सांजी का बाउंटी पोस्टर भी मिलता है, जिसमें दोस्तों सांजी खुश हो जाता है ये देख के कि उसकी बाउंटी अब जोरो से ज्यादा हो चुकी है। बट दोस्तों यहाँ पे अब उसकी बाउंटी पोस्टर में ओनली अलाइव की जगह डेड और अलाइव मेंशन है, साथ ही साथ उसका पूरा नेम विंस्मोक सांजी मेंशन है और अपनी फैमिली का नाम अपनी बाउंटी पोस्टर पे देख के सांजी काफी ज्यादा उदास हो जाता है। फिशमैन आइलैंड में किंग नेपच्यून न्यूज़पेपर में छपी बिग मॉम की डिफीट को सुन के फिशमैन आइलैंड की सिक्योरिटी का जिम्मा अब स्ट्रॉ हेड्स पायरेट्स के हाथों सौंपने के लिए तैयार हैं। दोस्तों न्यूज़पेपर में साफ साफ मेंशन था कि भाई लूफी के पास 5000 पायरेट से भी ज्यादा लोगों की एक ग्रैंड फ्लीट है, साथ ही साथ उसके अंडर में अब कुछ आइलैंड की टेरिटरीज भी शामिल हैं और बिग मॉम जैसी एक एम्परर को उसके ही घर में हराने के बाद उसको 5th एम्परर ऑफ द सी मेंशन कर दिया जाता है। बट ये 5th एम्परर सिर्फ मीडिया वालों ने उसको न्यूज़पेपर में बनाया था और गवर्नमेंट का इसमें कोई भी हाथ वात नहीं है। और ये खबर पढ़ के आका इनो जो कि अब नेवी फ्लीट एडमिरल है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। दोस्तों किंग एलिसबेलो और किंग रिकू जो कि रेवरी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, उनको रेविका न्यूज़पेपर में लूफी की अचीवमेंट की खबर सुनाती है, जिसको देख के वो लोग काफी खुश हो जाते हैं। जल्दी उन पे कुछ पायरेट्स का ग्रुप अटैक करता है, बट उनको वहाँ पे कोबी आके बचा लेता है जो कि अब एक नेवी कैप्टन बन चुका है। दोस्तों जब कोबी की नजर न्यूज़पेपर में लूफी की इस खबर पे जाती है तो उसकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो भी लूफी की इस अचीवमेंट से काफी खुश हो जाता है। बट दोस्तों हर कोई नहीं था जो कि लूफी की इस खबर को सुन के खुश था, क्योंकि जब हम काइडो को देखते हैं तो भाई काइडो इस न्यूज़पेपर में लूफी के 5th एम्परर बनने की खबर देख के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि भाई उसका तो पूरा बना बनाया बिजनेस उसने खराब किया था। दूसरी तरफ दोस्तों बिग मॉम जब ये खबर पढ़ती है तो वो तो न्यूज़पेपर फाड़ देती है, क्योंकि भाई न्यूज़पेपर में ये लिखा था कि लूफी ने उसको होल केक आइलैंड में उसके ही घर में आके हराया दिया था। बट भाई लूफी ने बिग मॉम से तो फाइट ढंग से की ही नहीं। वहीं मार्शल डी टीच यानी कि ब्लैक बियर्ड इस न्यूज को सुन के लूफी से मुकाबला करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वहीं हमारा रेड हेयर सैंक्स लूफी की इस अचीवमेंट को देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उससे जल्द मिलने का फैसला करता है। बट भाई हमारा लूफी यहाँ पे अपने बाउंटी पोस्टर को देख के काफी ज्यादा उदास था, क्योंकि वो बताता है कि उसकी बाउंटी गवर्नमेंट ने 500 मिलियन से कम करके 150 मिलियन कर दी है। बट जब ब्रू उसके बाउंटी पोस्टर के सारे जीरो को ध्यान से गिनता है तो हमको पता चलता है कि उसकी बाउंटी 150 मिलियन नहीं बल्कि 1.5 बिलियन बेरीज हो चुकी है, जिसको सुन के वो सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब दोस्तों ये जो रेवरी हो रही है भाई ये हर 4 साल में एक बार होती है, जिसमें पूरी दुनिया के सारे ग्रेट नेशन आपस में मिलके काफी बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। दोस्तों इस रेवरी में हमको काफी सारे फेमिलियर फेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रिंसेस बीवी एराबास्टा से, रेबेका ड्रेसरोसा से, चेरी ब्लॉसम किंगडम से डॉक्टर कुरेहा और वॉफल भी देखने को मिलता है जिसने अपना खुद का ब्लैक ड्रम किंगडम बना लिया है। दोस्तों लूफी के ग्रैंडफादर गार की प्रोटेक्शन में फिशमैन आइलैंड से रिगू किंगडम के सभी मेंबर जैसे कि सेरा होशी और किंग नेपच्यून और उसके भाई रेवरी को अटेंड करने के लिए मैरिजुआ पहुंच जाते हैं और यहाँ उनको काफी भव्य स्वागत देखने को मिलता है। और सेरा होशी जो कि पहली बार फिशमैन आइलैंड के बाहर आई थी वो थोड़ी सी नर्वस दिखती है। आगे चल के सेंट चार्लोस जो कि एक सेलेस्टियल ड्रैगन है, हाँ भाई वही जिसका लूफी ने मुंह तोड़ा था, तो वो यहाँ पे सेरा होशी को देख के उसको अपना स्लेव बनाने की कोशिश करता है। बट उसको वहाँ पे एक और सेलेस्टियल ड्रैगन जिसका नाम डोन कियोडे म्यूसगार्ड होता है वो आके बचा लेता है। और दोस्तों ये वही सेलेस्टियल ड्रैगन है जिसको सेरा
रोशी की माँ क्वीन ओटोहिमे ने फिशमैन आइलैंड में बचाया था। ग्रैंड लाइन में स्थित एक छोटे से किंगडम जिसका नाम लुलुशिया होता है दोस्तों, वहाँ पे ब्लैक बियर्ड पायरेट्स के कुछ लोग आके हमला कर देते हैं और यहाँ पे इस किंगडम के सभी लोगों को मारने लगते हैं। बट फिर वहाँ पे रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स आ जाते हैं जो कि उनकी यहाँ पे रक्षा करने के लिए आए थे और इनमें से एक तो भाई वन पीस का इताची है। दोस्तों वो लोग यहाँ पे खुद इस वॉर में इन्वॉल्व होने की बजाय इस किंगडम के सभी नागरिकों के अंदर की हिम्मत को बढ़ा देते हैं, जिसके बाद दोस्तों वो सभी लोग खुद अपने हाथों से गुस्से में आग बबूला होके उन पायरेट्स को सबक सिखाते हैं। जाने से पहले रेवोल्यूशनरी आर्मी इस किंगडम के लोगों को अपना वीवरा कार्ड देके जाती है और बोलती है कोई भी प्रॉब्लम होगी भाई हम लोग को याद करना। दोस्तों कामाबाका किंगडम में सभी रेवोल्यूशनरी आर्मी के कमांडर्स गैदर हो रहे हैं एक सीक्रेट अर्जेंट मीटिंग के लिए। अब दोस्तों रेवोल्यूशनरी आर्मी का तुम लोग को मोटे बताऊं तो ये लोग चाहते हैं कि इस दुनिया से जो सेलेस्टियल ड्रैगन और वर्ल्ड गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको कम्प्लीटली हटा दें और इनका लीडर है मंकी डी ड्रैगन और इस वक्त इनका प्लान है मैरीजोआ में अटैक करके अपने पुराने साथी बार्थोलोमियो कुमा को आजाद कराना, जो कि पूरा एक साइबॉग में कन्वर्ट हो चुका है और इस वक्त एक सेलेस्टियल ड्रैगन का स्लेव है। दोस्तों मरीन फोर्ट वॉर के बाद जो पुराना नेवी हेडक्वार्टर था वो पूरा तहस महस हो गया था, तो अब न्यू फ्लीट एडमिरल आका इनो की लीडरशिप में एक न्यू नेवी हेडक्वार्टर को बनाया जाता है जो कि पहले वाले से काफी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। इसी नए नेवी हेड बेस में वाइस एडमिरल टी बोन फ्लीट एडमिरल आका इनु को जाके खबर देता है कि एडमिरल फुजीतोरा इस वक्त मारीजुआ में पहुंच गए हैं, जिसको सुन के आका इनु काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि भाई फुजीतोरा को आका इनु ने सीधे सीधे ऑर्डर दिए थे कि जब तक वो उसको लूफी और लॉ का सर लाके नहीं देता वो किसी भी नेवी बेस में नहीं जा सकता। तो भाई फुजीतोरा को कैप्चर करने के लिए वो एक और नेवी एडमिरल ryukigo को मारीजुआ में भेज देता है, जिससे मिलने के बाद फुजीतोरा बोलता है कि भाई तेरे को लड़ना है तो लड़ ले, लेकिन उसको वहाँ पे कैप्चर करने के लिए ryukigo डिनाई कर देता है और फुजीतोरा बताता है कि उसको तो भाई सिर्फ वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म करना है और वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म करने के लिए वेगापंक ने एक काफी अच्छा न्यू इन्वेंशन कर लिया है। इम्पेल टाउन के लेवल 6 में हमको डोन क्यूटे डोफ्लेमिंगो दिखता है जो कि अपने में बड़बड़ा रहा था कि तुम लोग ने मेरे को यहाँ पे मेरी प्रोटेक्शन के लिए कैप्चर करके रखा है या फिर मुझे इसलिए कैप्चर करके रखा है ताकि मैं दुनिया के सामने जाके मैरीजोआ के सीक्रेट्स के बारे में ना बता दूं। दोस्तों मैरीजोआ के पैलेस में हमको एक मिस्टीरियस कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसके हाथ में लूफी का वांटेड पोस्टर है और उसको हाथ में लिए वो बेसमेंट के एक कोल्ड स्टोरेज में पहुंचता है और उस कोल्ड स्टोरेज में उसके सामने एक जाइंट स्ट्रॉ हेड रखी हुई थी, ठीक उसी तरह जैसे कि लूफी पहनता है। दोस्तों हमको एक एम्प्टी थ्रोन दिखाया जाता है जिसपे कोई भी नहीं बैठ सकता, वो इसलिए क्योंकि 800 साल पहले जब 20 बड़े नेशंस ने मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट को फॉर्म किया तो उन्होंने ये प्लेज ली कि इस दुनिया का कोई भी एक किंग नहीं होगा जो कि इस दुनिया में रूल करेगा और इसी की प्लेज लेते हुए उन्होंने अपने वेपन्स को इस थ्रोन के सामने रख दिया और इस वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट की हाईएस्ट अथॉरिटी गोरोसाई यानी कि 5 एल्डर्स इस दुनिया की देखभाल कर रही है, बट उनकी भी पावर्स को डिवाइड किया गया है ताकि किसी एक के पास सारी पावर्स ना आ जाएं। दोस्तों काइडो के पास बिग मॉम का कॉल आता है जो कि उसको वार्निंग देती है कि लूफी वानो में उसको मारने के लिए आ रहा है, जिसको काइडो रिप्लाई करता है कि क्या मुझे इस बात को सुन के डरना चाहिए। बिग मॉम उसको बोलती है कि मैं तेरे से तेरी ओपिनियन नहीं पूछ रही हूँ, मैं बस तुझे वार्निंग दे रही हूँ और हाँ मैं खुद भी वानो आ रही हूँ क्योंकि मुझे लूफी से अपना एक पर्सनल मैटर निपटाना है। बट काइडो उसको बोलता है कि भाई तेरा जो भी पर्सनल मैटर होगा वो तेरी जगह, बट मेरा तेरे से ज्यादा बड़ा पर्सनल मैटर है क्योंकि उसने मेरी स्माइल्स आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट का जो बिजनेस था वो पूरा का पूरा ठप कर दिया और अगर तू मेरे और लूफी के बीच में आएगी तो मैं तेरे को भी मार दूंगा। बिग मॉम काइडो को बोलती है कि भूल गया मैंने तेरे पे कितने आसान किए थे पहले जब हम लोग साथ थे, चल ठीक है हम दोनों साथ में पुराने दिनों की तरह मिल जाते हैं और इन बच्चों का सामना करते हैं। दोस्तों बिग मॉम और काइडो के अलायंस बनाने की खबर जल्द ही मरीन्स को भी पता चल जाती है और वाइस एडमिरल जियोन गार्प को जाके बताती है कि तुमको भाई चिंता नहीं हो रही, तुम्हारे पोते पे 2 बड़े बड़े योंकोस मिलके अटैक करने वाले हैं और तुम यहाँ पे हंस रहे हो। दोस्तों हिना गार्प को बोलती है कि ये काफी सीरियस बात है क्योंकि लास्ट टाइम जब काइडो और बिग मॉम साथ थे तो उनको गार्प ने ही रोका था और उसी इंसिडेंट के बाद उसको हीरो कहा जाता है। फिर गार्प बताता है कि अच्छा तो तुम लोग रॉक्स पायरेट्स की बात कर रहे हो। गार्प सभी को बताता है कि आज से 40 साल पहले गोल्ड रॉजर की भी पहले रॉक डी जेबेक का ही राज चलता था। अब ये खुद तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था बट इसकी क्रू में व्हाइट बियर्ड, काइडो और बिग मॉम जैसे काफी बड़े बड़े नाम भी शामिल थे। तो भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी ने यहाँ पे साबो की लीडरशिप में मैरीजोआ को सक्सेसफुली इन्फिल्ट्रेट कर लिया है और उन लोगों को यहाँ पे कुमा की हालत को
देख के काफी तरस आता है। दोस्तों दूसरी तरफ हम लोग ज्वेलरी बोनी को देखते हैं जो कि लूफी की तरह वर्स्ट जनरेशन की एक पायरेट है और वो यहाँ पे सॉवर्ड किंगडम की क्वीन बन के रेवरी में शामिल हो गई है। और इस सॉवर्ड किंगडम का फॉर्मर किंग पहले कुमा था। दोस्तों वापस से मैरिजुआ के पैलेस में चलें तो यहाँ पे 5 एल्डर्स यानी कि गोरो साई से मिलने के लिए एक मिस्टीरियस पर्सन आता है जिसको देख के वो सभी शॉक में आ जाते हैं। दोस्तों हमको पता चलता है कि ये मिस्टीरियस पर्सन दरअसल चैंक्स है जो कि यहाँ 5 एल्डर्स से एक सर्टेन पायरेट के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया है। दोस्तों रेवरी के स्टार्ट होने के बाद सभी 5 एल्डर्स एक मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं और ये आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जो एराबास्टा किंगडम के किंग है नेफतारी कोबरा वो उनसे मीटिंग करना चाहते हैं। और हमको पता चलता है कि भाई नेफतारी फैमिली वही है जिसने 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट का हिस्सा बनने से मना कर दिया था। आगे चल के सैटर्न उनको बिग मॉम और काइडो के अलायंस के बारे में भी बता देता है। तो भाई कैसल के अंदर चेम्बर्स ऑफ फ्लावर्स में हम वापस से उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं और इसके कमरे में लूफी और ब्लैक बियर्ड के बाउंटी पोस्टर फटे हुए थे और शेरा हुसी की फोटो में तलवार गड़ी थी और अपने हाथों में वो प्रिंसेस बीवी की फोटो लिए आगे बढ़ता है। जल्दी 5 एल्डर्स उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं और हमको पता चलता है कि इस मिस्टीरियस पर्सन का नाम ईमू है और वो उस एम्प्टी थ्रोन पे जाके बैठ जाता है। दोस्तों सभी 5 एल्डर्स ईमू के सामने सर झुकाते हैं और उससे पूछते हैं कि ईमू समा हमको बताइए इस बार इस दुनिया से किसका नाम मिटाना है, हमको आदेश दीजिए कि इस बार हिस्ट्री से किस चीज को डिलीट करना है। और इसी के साथ हमारा रेवरी आर्क यहीं पे समाप्त होता है। तो भाई रेवरी आर्क के बाद अब हम लोग चलते हैं वानो आर्क की तरफ। तो तुम लोग को याद ही होगा जो आर्क में हमारे साथ ही 4 टीमें डिवाइड हुए थे, उसमें जो कैट वाइपर वाली टीम रहती है वो मार्को को ढूंढने के लिए जाती है। तो भाई मास्टर नेकुमामुशी यानी कि कैट वाइपर आखिरकार मार्को को ढूंढ लेते हैं जो कि स्पिंक्स आइलैंड जो कि एडवर्ड न्यूगेट यानी कि व्हाइट बियर्ड का होम टाउन है वहाँ पे रह रहा है और वो इस आइलैंड में डॉक्टर बनके सबकी चोटों को ठीक कर रहा है। दोस्तों मार्को बताता है कि मरीन फोर्ड वॉर के तुरंत बाद ब्लैक बियर्ड ने उन सभी पे आगे अटैक किया जिसको ग्रज वॉर भी कहा जाता है और इस वॉर में उन सभी को हराने के बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसको एक एम्परर रिकॉग्नाइज किया। फिर मार्को उनको ये भी बताता है कि एक बंदा है जो कि अपने आप को व्हाइट बियर्ड का बायोलॉजिकल सन बोलता है और वो इस वक्त पूरी दुनिया में उन सभी को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है जिनका व्हाइट बियर्ड के साथ कोई भी नाता था। यही नहीं उसकी मदर भी पहले व्हाइट बियर्ड के साथ ही उसके पुराने क्रू का हिस्सा थी। और फिर दोस्तों कैट वाइपर मार्को को अपना अलायंस ज्वाइन करने के लिए बोलता है जिनका टारगेट यहाँ पे काइडो होने वाला है। तो भाई हमारे साथी यहाँ पे फाइनली वानो कंट्री पहुंच चुके हैं बट यहाँ पे पहुंचने के बाद उनको कोई आइलैंड नहीं दिखता बल्कि उल्टा उनकी तो आंख फट जाती है क्योंकि उनको एक झरना दिखता है जो कि उल्टा बह रहा था। तो वहीं पे लूफी मछलियों को पकड़ के अपनी शिप के साथ उस झरने में ऊपर की तरफ चढ़ाई करने लगता है और जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं तो वो सभी लोग एक भवंडर में जाके फंस जाते हैं जिसमें ये सभी लोग डूब जाते हैं। अब इनके साथ आगे हुआ क्या ये हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो यहीं पे हमारी समाप्त होती है। तो भाई अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और इस वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट और ग्रेटेस्ट वानो कंट्री सागा की जिसमें टोटल 190 से भी ज्यादा एपिसोड्स है। और भाई जल्दी वीडियो चाहिए तो मुझे 190 से ज्यादा लाइक्स इस वीडियो में कर देना।